बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और बैरून पाकिस्तान मुझे सुनने वालों, मुझे देखने वालों, आप सबकी खिदमत में मेरा मोहब्बत भरा सलाम और ढेर सारी दुआएं। आज 3 मई है और इतवार का रोज सपहर हो चुकी है और मैं इंतहाई अहम मौज़ूआत लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। एक तो यह है कि आज मैं पाकिस्तान में हो क्या रहा है इसका अहाता करूंगा। मुख्तसर तरीन वक्त में सिर्फ आपको डॉट्स और इशारे देता चला जाऊंगा। नाज़रीन इकराम, ये आपके लिए जानना जरूरी है। और ईरान अमेरिका जंग इस वक्त किस मुकाम पर खड़ी है, क्या होने जा रहा है और इसके असरात क्या मुरतब हो रहे हैं पाकिस्तानी सियासत पे। जब मैं बात करता हूं पाकिस्तानी सियासत पे तो मेरा मतलब पाकिस्तान से मुराद ये मिट्टी, ये पहाड़ बड़े प्यारे हैं, ये चश्मे, ये झरने, ये वादियां, ये नहीं, इनमें बसने वाले इंसान हैं। और इन इंसानों ने अपने दिल के अंदर, अपनी आंखों पे, अपनी पलकों पे एक लीडर को बिठा रखा है जिसे वो अपना निजात दहिंदा समझते हैं। वो है इमरान खान। और इमरान खान इस वक्त किस मुकाम पर है और उसके उदू, उसके मुखालफिन, उसके दुश्मन, उसके बदख्वा वो किस मुकाम पर हैं और इमरान खान के बारे में क्या सोच रहे हैं। पाकिस्तान इस वक्त जिस तबाही और बर्बादी के धाने पर पहुंचा है वो इशारे भी जरूरी है देने आपको। वो इसलिए नाज़रीन इकराम कि सारे का सारा मंजर आप पर वाज़ेह हो जाए। इस अहम तरीन व्लॉग को करने से पहले एक अभी मुझे खबर आई है। मैं कनेक्टेड हूं मीडिया से मुतल्लक अपने दोस्तों, अपने भाइयों, अपने प्यारों के साथ यहां रहते हुए। मैंने कॉल नहीं की, मुझे किसी दूसरे नंबर से किसी ने कॉल की है, अपने नंबर से नहीं। उसने मुझे बताया है कि एक एडवाइस जारी हुई है, आज प्रेस एडवाइस है। उसमें यह है कि आज के बाद ईरान को लेट डाउन करना है, यह साबित करने की कोशिश करनी है कि अमेरिका समझौता चाहता है लेकिन ईरान बहरी कज़ाकी पर उतरा हुआ है। वो आपने हुर्मुज़ खोल दे, सरेंडर कर दे, उसके बाद बातें फिर आगे चलेंगी। आज के बाद आपको जितने लिफाफा सहाफी हैं, जितने ये गंद के ढेर हैं, सुहेल वड़ैच, ये आपका मुजीबर रहमान शामी, जवेद चंगड़, मुन्ना मुनीब, सलीम साफी, मुबशर लुकमान, व इस कुमाश के सारे नाम आपके सामने हैं। आप बहुत बाशऊर हो चुके हैं नाज़रीन इकराम। और आज का मेरा ये मौजू इस व्लॉग का वो भी इसके इर्द गिर्द घूमता है, उस शौर के जो शौर दिया है इमरान खान ने बिलखसूस नई नस्ल को। तो नाज़रीन इकराम, अब ये आपके लिए एक मामूली खबर हो सकती है कि ISPR ने फौज की तरफ से, यानी फौज की एक कलेक्टिव सोच है, फौज से मेरी मुराद कतई तौर पे फौजी नहीं, सिपाही नहीं, ये बेचारा नया कमीशन्ड ऑफिसर नहीं, ये सेकंड लेफ्टिनेंट, ये कप्तान, ये मेजर, ये कर्नल, ये ब्रिगेडियर, इवन 2 मेजर जनरल। नाज़रीन इकराम, आप यकीन जानिए, हाँ, आप ये सोचते हैं कि ये गोली चला देते हैं, नहीं चलानी चाहिए, इन्हें नाजायज हुक्म नहीं मानना चाहिए, इतना कसूर है। इस तरह बख्शियत मजमूई फौज उन लोगों को जो इंसाफ चाहते हैं, इस मुआशरे के अंदर आइन के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहते हैं और बाकी लोगों को भी आइन के अंदर रहते हुए देखना चाहते हैं, वो बजा तौर पर फिर कहते हैं कि पूरी की पूरी फौज। लेकिन मैं कहूंगा, इतना मार्जिन जरूर दूंगा मैं, कि फौज ने ISPR के जरिए अपने टट्टू सहाफियों को कह दिया कि आज के बाद ये केस के मुंह में डाल लो, आहिस्ता आहिस्ता ईरान के बारे में एक राय आमा हमवार करो कि ये नाजायज डिमांड्स ईरान की हैं। अगर ये समझौता अब तक सिरे नहीं चढ़ा तो ईरान की सख्तगिरी की वजह से नहीं चढ़ा। ये आज के बाद सौदा और चूरन बेचना शुरू करने लगे हैं। नाज़रीन इकराम, ये क्या है, ये क्यों है, मैं इसकी तशरीह करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि ये खौफनाक और खतरनाक जो मंजर पैदा होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है इस प्रेस एडवाइस के बाद, वो मैं आपके सामने खोल कर रखूं। लेकिन सबसे पहले इमरान खान, उसकी रिहाई, उसकी सियासत, उस पर जरा गौर करें। जब हम इस पे गौर करते हैं या कलाम का आगाज करते हैं तो समझ लीजिए कि हम पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बेहतर या बुरे मुस्तकबिल की हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन इकराम, एक बात तयशुदा है, मैंने कहा है कि मैं आपको डॉट्स दूंगा, मैं इशारे दूंगा। इमरान खान की रिहाई 2 सूरतों में मुमकिन है, ये बता के फिर आगे चलता हूं। या तो फौज के अंदर बगावत हो जाए, जनरल आसिम मुनीर ने जो कुछ अब तक इस मुल्क और कौम के साथ, इस मुल्क के अदारों के साथ, सियासत के साथ, आइन के साथ कर लिया है, वहां एनफ इज एनफ कोई कह दे और मसूफ के साथ जो सलूक भी होता है मंजर से हटा दे, तो इमरान खान की रिहाई अमल में आ जाती है। जब तक आसिम मुनीर के दम में दम है, वो इमरान खान को रिहा नहीं होने देगा। केस कोई नहीं है, मैं बख्शीद वकील कहता हूं। नाज़रीन इकराम, बिल्कुल ये कहना कि वो बेगुनाह है, ये कहना कि वो बेईमान नहीं ईमानदार है, ये भी तौहीन है इमरान खान की
वो विराह है इन गलाजतों से। ये गलाजतें इनके जहनों की पैदावार जो उल्टी इन्हीं पर गिर रही है। तो नाज़रीन इकराम, इमरान खान की रिहाई का एक ही जरिया है। एक तो बता दिया आपको, वो फौज जाने कब होता है नहीं होता, मुझे होता दिखाई देता है, इम्कानत है। दूसरा ये है कि पब्लिक सड़कों पर आ जाए, और जब अवाम सड़कों पर आ जाए, और मैं कहता आ रहा हूं कि जब धरती धड़ धड़ धड़कने लगती है इनके पांव तले, इनकी पांव की ताल से, तो इनकी नींदें उड़ जाती हैं। नाज़रीन इकराम, ये तो बिल्कुल हमें बचकू से हैं, इन्हें मत देखें ये बड़े ताकतवर हैं, ये बंदूकें, ये पिस्तौलें, ये तोपें, ये जहाज, ये एटम बम, ये मिसाइल, और ये सब आपके और मेरे हैं। इनका क्या ताल्लुक है इनके साथ? नाज़रीन इकराम, ये तो इनका सफर है, ये आते हैं चलते जाते हैं, आते हैं चलते जाते हैं। लेकिन तारीख का सबसे बड़ा सबक है, तारीख से कोई सबक सीखता नहीं इन्हें समझ आ रही कि देखिए पिछले कहां गए, नहीं रहे। क्या इन्हें समझ नहीं आती कि हम भी नहीं रहेंगे? और फिर क्या कर रहे हैं ये इस मुल्क के साथ और इस कौम के साथ और उस मर्दे दरवेश, मर्दे कलंदर वक्त के वली के साथ? और आप क्या कर रहे हैं? यानी वो जो इमरान खान से मोहब्बत करते हैं कि भाई मैं कह चुका हूं दूसरा रास्ता यह, निकलो बगावत का वक्त है। नाज़रीन इकराम, एक लीडर आपको कुदरत ने दिया है, इसके पास ना आपका मुस्तकबिल है, ना आपकी नस्लों का मुस्तकबिल है, और ना इस पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल है। नाज़रीन इकराम, मैंने कोई इमरान खान की कब्र में पढ़ना है? जो मैं तो अपने मुल्क के लिए चीख रहा हूं, अपने अवाम के लिए, अपनी नस्लों के फ्यूचर के लिए कि इमरान है तो पाकिस्तान है, इमरान नहीं तो मैं दयानतदारी से कहता हूं और समझता हूं कि पाकिस्तान नहीं है। तो अगर पाकिस्तान को बचाना है तो इमरान खान को इनके नरगे से, इनके चुंगल से रिहाई दिलवानी है। और रिहाई इस तरह दी जा सकती है, सड़कों पे निकल है। और निकलेगा कौन, मैं आपको बता दूं। नाज़रीन इकराम, शायद आपको मेरे इस जो आज मैं कहने जा रहा हूं, पहले भी कहता रहा हूं, लेकिन बिटवीन द लाइन्स तख्त लफ्ज कह रहा हूं, कहता चला रहा हूं, आज मैं आपको बताता हूं। ये जिसे आप नई जनरेशन कहते हैं, कोई इसे जेन जी कहता है, यानी वो जो 2000 या 2000 के बाद पैदा हुए, अनकरीब वो वक्त आने वाला है कि ये निकलेंगे। इन्हीं के हाथ में मुस्तकबिल है पाकिस्तान का और इमरान खान का। यही वो जनरेशन है जो एक तरफ देख रही थी जरदारियों को, दूसरी तरफ शरीफों को, तीसरी तरफ इस शख्स को देख रही थी, भोले भाले, मासूम, सीधे साधे, ताकतवर, लेकिन दो टोक बात करने वाले को तीसरे ऑप्शन के तौर पर इस जनरेशन ने अपना लिया। और जनरेशन ने क्या अपनाया? उनके घर वालों ने भी अपना लिया। ये जनरेशन मेरे साथ बड़ी हद तक वाबस्ता है। इनका कहना क्या है? इनका कहना यह है कि हमें कोई पता नहीं था सियासत क्या है, हमने सिर्फ इन दोनों की निस्बत इमरान खान को बेहतर समझना शुरू किया, और हम चाहते थे कि ये मुल्क का वजीर आजम हो, ये मुल्क का वजीर आजम हो गया। इसके अलावा हमें सियासत का कोई इल्म नहीं था। मेरे साथ फोन पे बात करते हैं नाज़रीन इकराम, कमेंट्स करते हैं। उन्होंने कहा कि हमने सियासत पर गौर करना उस दिन शुरू किया जिस दिन इमरान खान को इक्तदार से निकाला गया। हमें पता चल गया कि इसके एब्सोल्युटली नॉट कहने, इसके रूस जाने की वजह से उसे निकाल दिया गया। उसके पीछे ये खारिजदा कुत्ते सारे इकट्ठे करके लगा दिए गए और खान को इक्तदार से महरूम कर दिया गया। इनका कहना है इस जनरेशन का, इस जनजी का, कि जिस दिन इमरान खान को गिरफ्तार किया गया, उसे गिरेबान से पकड़ा गया, धक्के दिए गए और उसे बंकर टाइप गाड़ी में बिठाया गया, उस दिन भर हम सड़कों पे निकल आए। फिर 9 मई को जो कुछ हुआ वो आपके सामने है, और 9 मई के बाद जो कुछ होना शुरू हुआ, ये जनरेशन जी कहती है हमने गौर करना शुरू कर दिया। इसके साथ साथ इंटरनेशनल सतह पे क्या हो रहा है, हमने वो भी गौर करना शुरू कर दिया। हमें तो सियासत पर गौर करना या सियासत को देखने वाली आंख हमें इमरान खान ने अता की, तो इमरान खान ने सियासतदान बनाकर रख दिया है, लोगों को विजन को चेंज कर दिया है, रवैयों को चेंज कर दिया है। और यही वो जनरेशन है जो तब्दील करेगी इस पाकिस्तान के मंजर को, बदलेगी। मैं कहता चला रहा हूं, मुझसे मेरे सुनने वाले, मेरे देखने वालों ने तकाजा किया है कि मैं उन्हें पाकिस्तान की सियासत का कुछ न कुछ माजी दिखाता और बताता और समझाता रहूं। नाज़रीन इकराम, कल मैंने व्लॉग किया, उस व्लॉग में मैंने कहा था कि इमरान खान को फौज ने इक्तदार से निकाला, लेकिन उस वक्त निकाला जब वो मकबूल तरीन लीडर था अवाम का। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में मैंने बताया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब निकाला फौज ने, इक्तदार पर कब्जा किया, उसका तख्ता उलट कर, उस वक्त वो मकबूल लीडर नहीं था जुल्फ़िकार अली भुट्टो। इस पर कुछ दोस्तों ने, चूंकि तारीख से वाकिफ कोई नहीं, सबने सुनी सुनाई सुन रखी है, बस वही अपना नजरिया बना रखा है, उसे अपने इल्म का सोर्स और उसे ही सच समझ रखा है। मुझे कोई बात नहीं, मुझे कोई किसी का खौफ नहीं, मुझे ना कोई नफ़ा, ना कोई नुकसान, ना कोई जिंदाबाद, ना कोई मुर्दाबाद, ना कोई मुस्तकबिल में किसी के साथ कोई गर्ज व्यवस्था। इसलिए मैं जो कहूंगा मैं सच कहूंगा, क्योंकि मैं हिस्सा रहा हूं पिछले 55 वर्षों से एक्टिव। तो जो मैं आपको बता सकता हूं, किताबों से पढ़कर कोई क्या बताएगा आपको। नाज़रीन इकराम, आइए मैं आपको बताता हूं जुल्फ़िकार अली भुट्टो, और पहले इमरान खान का मुआजना और तकाबुल कर ले। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ज़हीन आदमी,
जुल्फकार अली भुट्टो इंतहाई एम्बिशियस होना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन ओवर एम्बिशियस होना बहुत बुरी बात है। बस ओवर एम्बिशियस थे मौसूफ। अयूब खान की काबीना में रहे, उससे पहले भी वो रहे, फिर इख्तलाफ हुआ अयूब खान से, अयूब खान को छोड़ा और सियासत शुरू कर दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्याम अमल में ले आए। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो एक इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की पहली पार्टी है जिसे आप अवामी पार्टी कह सकते हैं, जो वाकई अवाम को खेती समझ ले, उस खेत से उगी हुई ये फसल है जिसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहते हैं। पहली दफा जिंदगी में लाइफ के अंदर मैंने लोगों का हजूम देखा सड़कों पर, जोशो जज्बे से मामूर, और मैं भी उसका हिस्सा बना। हम भी नारे लगाया करते थे, भुट्टो साडा आवे ही आवे। एनी हाउ, जुल्फकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान में एक तरफ ये नारा दिया कि जमहूरियत हमारी सियासत है, सोशलिज्म हमारी मईशत है और अवाम ताकत का सरचश्मा है। अच्छा, जब सोशलिज्म का कहा तो ये याद रखिए नाज़रीन कराम, उस वक्त एक पोलराइजेशन थी मुआशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर। तुलबा, मजदूरों, किसानों और सियासत पर कोई नजर रखने वालों के दरमियान उस वक्त दो नारे हुआ करते थे, ये कॉलेजेस के अंदर भी, यूनिवर्सिटीज के अंदर भी। सुर्ख है एशिया सुर्ख है, सब्ज है एशिया सब्ज है। ये एक्चुअली इजहार था। एक तरफ वो कुव्वतें थी जो इस मुआशरे को 1400 साल पीछे ले जाना चाहती थी, एक वो कुव्वतें थी जो इर्तिका की हामी थी, नशो नमा की हामी थी। तरक्की पसंद लोग जो मुतासर थे चीन से, चीन के इनकलाब से, और रूस यानी सोवियत यूनियन के इनकलाब से। और ये एक सियासी रोमांस का दौर था। उस सियासी रोमांस के दौर के अंदर जुल्फकार अली भुट्टो का इख्तलाफ हुआ, जनरल अयूब से अपनी पार्टी बनाई, और चूंकि वो खानदानों का जिक्र भी 10, 12, 14 खानदान लूट के खा गए, हालांकि उन्होंने इंडस्ट्री को यहां फरोग दिया था। नाज़रीन इकराम, मैं सच बोलता जाऊंगा, सरमायादारी निजाम में इस्तेक्साल तो होता है, सरमायादार के हाथों मजदूर का इस्तेक्साल ना हो ये कहीं लिखा हुआ नहीं है नाज़रीन इकराम, ना माजी में कभी ना मुस्तकबिल में कभी ऐसा होगा। जहां निजाम में सरमायादारी आएगा वहां सनतकार आएगा, जहां सनतकार आएगा वहां एक इस्तेक्साली और एक्सप्लाइटर आपके सामने आएगा, और मजदूर उसका इस्तेक्साल किया जाएगा। इस हद तक तो ये बात ठीक है, लेकिन इंडस्ट्री को ना सिर्फ ये कि इब्तदा भी इन्हीं खानदानों की, और पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री को फरोग भी नहीं लोगों ने दिया। चले, जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने कहा जी ये खा गए लूट के, मैं आऊंगा तो इस्लामी सोशलिज्म लेकर आऊंगा। जुल्फकार अली भुट्टो जब इख्तियार में आए तो अव्वल उन्होंने शुरू किया खुली कचहरियां लगाना। उन्हें पता चला यार ये क्या है, जिस जिले में भी गए उस जिले के धड़े आपस में पीपल्स पार्टी के लड़ मार गालियां निकाल गिरेबंद फाड़ के एक दूसरे को। जुल्फकार अली भुट्टो ने तौबा की और सिमट गया फिर अपनी उसी जगीरदाराना दायरे के अंदर, अवामी बनने का। रेडियो तक, टीवी तक और जलसों जुलूसों तक अपना उसने अहाता कर लिया, लिमिटेड कर लिया अपने आप को। और पार्टी जो है जुल्फकार अली भुट्टो ने वो हवाले कर दी एसपी और डीसीज के। सो पार्टी का स्ट्रक्चर भी कोई ना रहा। और उसके बाद अब पता था कि इंतखाबात करवाने हैं, करीब आ रहे हैं, मैंने कहा हुआ है कि नेशनलाइज करूंगा। वो जनाब नेशनलाइजेशन का जो है आर्डर जारी कर दिया। लोगों की 1.5, 2 लाख की चावल की एवं खड़ी हुई मिलें खेतों के अंदर, वो भी नेशनलाइज, स्कूल भी नेशनलाइज, कॉलेज भी नेशनलाइज, बेड़ा गर्क करके रख दिया। यानी वो धचका और वो धक्का जो पाकिस्तानी मुश्त सरमायाकारों और निजाम सरमायादारी को लगा हुआ है, उससे आज तक ये निजाम संभल नहीं सका। इसका मतलब ये नहीं कि मैं समझता हूं कि ये निजाम समझने नहीं, ये टूटे, क्योंकि अब ये इंसानियत को अपने साथ लेकर नहीं चल सकता नाज़रीन करम। लेकिन मैं जुल्फकार अली भुट्टो साहब की उस गलती को वो आपके सामने ला रहा हूं कि पार्टी खत्म। अब क्या हुआ, इंतखाबात करीब आ गए तो सारे जगीरदार जिन्हें शिकस्त दी थी अवाम ने जुल्फकार अली भुट्टो के कहने पे, उन सब जगीरदारों को जनाब आ रहे ने जी, फलाने टवाने साहब आ रहे ने, ए फलाने गर्देजी साहब आ रहे ने, ए फलाने, तमाम लोगों को पार्टी में लेना शुरू कर दी। ये 10,000 साथियों के साथ, ये जी 5,000। और पीपल्स पार्टी का बेचारा कारकुन वो हैरान और परेशान था और सोच रहा था ये क्या है। इंतखाबात हो गए। इंतखाबात में नाज़रीन इकराम जुल्फकार अली भुट्टो साहब को कोई जरूरत नहीं थी। लड़काना से इलेक्शन लड़ रहे थे, वैसे भी जीत जाना था। वहां अपने कैंडिडेट को कागजात नामजदगी जमा न करवाने दिए, 2-3 दिन के लिए अगवा कर दिया, गायब कर दिया। वक्त गुजर गया, अनअपोज्ड हो गए। अच्छा, उनके देखा देखी 8-10 और लोग वो भी ऐसे, वज़ीर आला उन्होंने भी ऐसे कर लिया। इसका मतलब ये है कि 1977 के इंतखाबात का के इनअकाद से पहले ही अपना मफहूम खो चुके थे। मशकूक होना तो छोटा लफ्ज है, लेकिन फिर भी लोगों का ख्याल था कि देख लेते हैं। अब लोग जुल्फकार अली भुट्टो के खिलाफ मैदान में निकल आए। अब देखिए तहरीकें चलती है शहरों के अंदर, उन सारे तबकात को, यानी मिडिल क्लास उस वक्त थी और बड़ी मजबूत मिडिल क्लास थी, सारी मिडिल क्लास को जुल्फकार अली भुट्टो के खिलाफ इकट्ठा कर लिया। 9 की 9 जमातें जो कभी एक दूसरे के पीछे नमाज नहीं पढ़ा करते थे, उन्हें इकट्ठा कर दिया गया एक प्लेटफॉर्म पे और इस्लाम का नारा दे दिया गया। अब PNA बन गया जी। और फिर आपको मैं जिस तरह
इमरान खान ने कहा एक मुमासत है कि एब्सोल्युटली नॉट। फिर जिस तरह वो फोरम्स में जाके पेश करता रहा है दीन को, इस्लाम को, अपने मुसलमान होने पर फख्र करता रहा है, जिस वकार का उसने मुजाहरा किया है, उसकी वजह से इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट ने उस पर क्रॉस लगा दिया। इसी तरह जुल्फकार अली भुट्टो, आप जानते हैं ये मैंने गिनवाई है ना खामियां उनकी, आए अब आपको खूबियां बताता हूं। नाज़रीन इकराम, जिस वक्त पाकिस्तान टूट गया तो दुनिया समझती थी पाकिस्तान गया, लेकिन चंद महीनों के अंदर पाकिस्तान के वकार को बुलंद करके रख दिया। उसमें मिडल ईस्ट के साथ आप देखे, इधर देखे उधर देखे, समझौते किए, यानी आपके तमाम ये दुबई, जो आप यूएई और बाबा, यहाँ आपके एयरफोर्स के लोग जो है वहां एयर चीफ हुआ करते थे। ये अमीरात ये हमने बनाई हुई है पाकिस्तान ने उस दौर में। फिर उसी दौर में खोल दिए अपने दरवाजे इस सारे मिडल ईस्ट ने पाकिस्तानियों के लिए। पाकिस्तानियों के अंदर खुशहाली आनी शुरू हुई जुल्फकार अली भुट्टो के दौर के अंदर। जुल्फकार अली भुट्टो ने इस्लामी कॉन्फ्रेंस बुलाई, उसका मतलब क्या, मफहूम क्या, जरा इस पे अब मैं तो इशारे दे सकता हूं ना, आप उस दौर में रख कर देखिए, फिर आपको समझ आ जाएगी ये कितना बड़ा कदम था। फिर इस्लामी बैंक के क़याम की तजवीज़ पेश की, फिर तमाम ऑयल पैदा करने वाले, तेल पैदा करने वाले ममालिक के इत्तेहाद की बात की, दूसरी तरफ तीसरी दुनिया के ममालिक को इकट्ठा करने की बात की, फिर एटम बम कमाल कर दिया। सल्यूट तुझे जुल्फकार अली भुट्टो, तेरी रूह को सलाम, तेरी कब्र को सलाम, हमें अमन का एक अजीब नुस्खा दे गया तू, लेकिन इलेक्शन में धांधली करवा ली। एक और बात बता दो नाज़रीन इकराम, चूंकि ये व्लॉग है, आप कहते हैं कि आधे घंटे से ज्यादा ना किया करूं, मैं अला वजहुल तजर्बा व मुशाहदा कहता हूं कि अगर जुल्फकार अली भुट्टो साहब धांधली ना करवाते तो इलेक्शन वो जीत चुके थे। नहीं, इलेक्शन तो जीतना 100% था नाज़रीन इकराम जी, लेकिन 2/3 मेजॉरिटी के जुनून ने, ऑब्सेशन ने जुल्फकार अली भुट्टो से ये काम करवा दिया जो नहीं करना चाहिए था, जेब नहीं देता था, जिसकी जरूरत नहीं थी। वो समझते थे कि जरूरत है। अब हुआ क्या, इंतखाबात हुए 7 मार्च 1977 को। रिजल्ट जब सामने आए, रिजल्ट आने के 1.5 घंटे, पौने 2 घंटे के अंदर अंदर हम जाग रहे थे। पीएनए के लोगों ने राब्ता करके जितने इकट्ठे हो सकते ऐलान कर दिया कि हम इन इंतखाबात को तस्लीम नहीं कर सकते, झुर्लू है, ये धांधला है, जुल्फकार अली भुट्टो इस्तीफा दे और मुल्क में नए इलेक्शन हो। तहरीक चल पड़ी। तहरीक चलते चलते उस मुकाम पर पहुंच गई कि कारोबारी जिंदगी बंद होकर रह गया। ये एक फर्क है जुल्फकार अली भुट्टो का तख्ता उलटने के पस मंजर में और इमरान खान का तख्ता उल्टे जाने के पस मंजर में। दुनिया बाहर थी, सारी जमातें इकट्ठी थी, सारे तबकात इकट्ठे हो चुके थे, लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये जो सारे काम मैंने गिनवाए जुल्फकार अली भुट्टो के, जिसे अब गिनवाने की जरूरत नहीं, इंटरनेशनल एस्टेब्लिश को ये तलवार, तीर और नेजे की तरह जाके पेवस्त हो रहे थे उसके बदन के अंदर। ये कौन सा खतरनाक आदमी भी पैदा हो गया एशिया के अंदर, ये तो ले डूबेगा, ये तो हमारे निजाम के खिलाफ खड़ा हो गया है। हालांकि जुल्फकार अली भुट्टो ना कम्युनिस्ट था ना सोशलिस्ट था, बिल्कुल ये मैं दयानंदारी से आपसे कहूंगा, चूंकि मेरी बातें होती रही हैं। जो जागीरदार है सिंध के, जब ये 69 में पूछा करते थे वो सिंधी वडेरे कि साईं आप तो कहते हो कि जमीनें छीनने ये हो जाओ, उसने कहा यार ये पंजाब है, पंजाब को जरा वो ठीक है करने के लिए, यहाँ कुछ और पंजाब में, वहां कुछ और। तो नाज़रीन इकराम, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट ने जुल्फकार अली भुट्टो का तख्ता उलटने का ग्रीन सिग्नल दे दिया। पीएनए की सारी मूवमेंट के दौरान अमरीकी सफारतखाना ऐसे लगता था कि जैसे पीएनए वालों का ये कोई इलेक्शन हाल बना हुआ है। ये पोजीशन थी नाज़रीन इकराम। लेकिन इमरान खान को जब निकाला वो भी इंटरनेशनल साजिश के जरिए गया। ये एक मुमासरत है जुल्फकार अली भुट्टो में और इमरान खान में। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं दयानतदारी से, जुल्फकार अली भुट्टो की मैंने मकबूलियत देखी हुई अपनी आंखों से। नाज़रीन कराम, हाथ खड़ा करके कहता हूं, वो मकबूलियत उशरे शीर भी नहीं थी जो मकबूलियत इमरान खान की है। हालांकि वो जुल्फकार अली भुट्टो है जिसके लिए मैंने अपनी जवानी के 8.5 पौने 9 साल जेलों में गुजारे। उसके साथ जो कुछ किया उस फौजी रजीम ने, उसके रद्द अमल में नाज़रीन इकराम, लेकिन इसके बावजूद भी मैं आपको कह रहा हूं कि इमरान खान की मकबूलियत उसको पीपल्स जुल्फकार अली भुट्टो की मकबूलियत मैच ही नहीं करती नाज़रीन इकराम। तो मतलब ये हुआ कि जिस वक्त निकाला गया, तख्ता उल्टा गया, तख्ता उधर भी फौज ने उल्टा, तख्ता इधर भी फौज ने उल्टा, ये हमें सामने थे कुत्ते बिल्ले पीछे लगाए हुए सारे, तहरीक की अदम एतमाद जो भी है। लेकिन फौज ने, उसे भी फौज ने जेल में रखा, इमरान खान को भी फौज ने ही जेल में रखा हुआ है। उस पर भी कोई केस नहीं था, मुकदमा नहीं था, इधर भी कोई मुकदमा नहीं। दौंस धांधली और जोर के सर पे ये बहुत सारी मुमासलतें पाई जाती हैं जुल्फकार अली भुट्टो और इमरान खान। जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी दे दी बगैर किसी जुर्म के। मैं कहता हूं बगैर किसी जुर्म के, वो जुर्म नहीं था। और तो इंसान है, पता नहीं क्या क्या जुर्म किए होंगे, पता नहीं मैं क्या क्या करता हूं, पता नहीं आप, हर बंदा या अल्लाह को पता ही है, उस बंदे को पता है। जिबिल्लतें एक जैसी हैं हमारी, लेकिन बज़ाहिर जो नजर हमें आता है
कोई कसूर नहीं था जुल्फिकार अली भुट्टो का, कोई कसूर नहीं इमरान खान का। उस वक्त भी फौज की धांधली थी, अब भी फौज की धांधली है, जोर है, जबर है, उस वक्त भी जोर और जबर था। नाज़रीन किराम, आज तारीख के कटे फटे बेरब्त व ज़ब्त ये सफ़ात जुबानी आपकी मैंने नजर कर दी है, क्योंकि पहले बता देता हूं, जब वक्त थोड़ा हो और कहने को बहुत ज्यादा हो तो वही आलम होता है जो बस्तियों का होता है कि जब दरिया के बंद टूट जाए तो बस्तियां बस्तियां कहाँ रहती हैं, वो भी पानी बन जाती हैं, कोई समझ नहीं आती। इसीलिए मुझ पर ये मुश्किल वक्त आन पड़ता है जब मैं बात करता हूं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पे। वो सारे के सारे हजूम दर हजूम मनाजर मेरे सामने आकर खड़े हो जाते हैं, किसे चुनूं और किसे छोड़ूं। तो जैसी भी बेरब्त व ज़ब्त गुफ्तगू हुआ करे नाज़रीन किराम, वो सुन लिया करें, कुछ ना कुछ उसमें से आपको मिल जाया करेगा। क्योंकि मेरा मकसद ही ये है कि मैं अगर किसी को कुछ बता सकूं, किसी के कुछ इल्म में इजाफा कर सकूं, कोई इस मुआशरे के बारे में कोई रोल अदा कर सकूं। एक जुमला मुझे बहुत पसंद आया था कि अगर जीना है तो इस शौर के साथ जियो कि हमने जन्म लिया है एक सोसाइटी के अंदर, एक मुआशरे के अंदर, इस मुल्क के अंदर। उस सोसाइटी, उस मुआशरे और मुल्क को हमने कहा हाथ शक्ल में पाया है। सवाल यह है कि हमने उसमें खूबसूरती क्या पैदा की है, हमारी कंट्रीब्यूशन उसमें क्या है। ये जो कुछ भी है ये मैं अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहा हूं। अब आइए नाज़रीन किराम, ईरान अमेरिका जंग की तरफ, सिर्फ चंद जुमले, ज्यादा नहीं, ये नहीं कि ये लंबा हो जाएगा। नाज़रीन किराम, ईरान हक पर है, सच पर है। आज मैंने एक एंकर को सुना, नाम नहीं लेता हूं, बज़ाहिर मेरे नज़दीक, लोगों के नज़दीक तो बहुत ही माकूल आदमी है वो। तो जब उसने ये जुमले कहे ना कि देखे जी ये जंग जो है उस वक्त तक ये अमन कायम नहीं हो सकता, समझौता नहीं हो सकता जब तक दोनों की निश्तें ठीक नहीं होंगी। मुझे हैरानी हुई, मुझे जाहले मुतलक लगा वो। मैंने रजू कर लिया कि मैंने समझा माकूल आदमी है। इतनी गैर माकूल गुफ्तगू कि भाई अमेरिका एक जारे है, अमेरिका के अल्टीरियर मोटिव्स हैं, अमेरिका ने जंग थोपी है, अमेरिका वो कुछ बनवाना चाह रहा है जो बंदे को, गैरतमंद आदमी अगर अकेला शख्स हो किसी गांव में तो सारा गांव मिलकर, गांव के ताकतवर हल्के और लोग मिलकर उसे मनवाना चाहे तो उसे चाहिए कि मर जाए, वो ना माने। और यही मामला जनाबे वाला हुकूमती सतहात पर भी होता है। जो कुछ अमेरिका चाह रहा है ईरान तस्लीम करे, ईरान को चाहिए कि अपनी ईंट से ईंट भिजवा दे, इनकी ईंट से ईंट मार दे, लेकिन ये तस्लीम ना करे क्योंकि तारीख की आंख देख रही है। और उस साहब का ये कहना कि दोनों की जब नीयत ठीक, इसका मतलब ये ईरानी भी उसी तरह बदनीयत है जिस तरह ट्रंप बदनीयत है। हरगिज नहीं, ट्रंप के मुतालबात नाजायज हैं, उसे अपने मुतालबा से दस्तबरदार होना पड़ेगा। बस रही बात के हमला कर देगा, जंग बढ़ जाएगी, नाज़रीन किराम मैं पहले कह चुका हूं कि ऐसे माहौल के अंदर जबकि दुनिया कह रही है कि 100% जंग के इम्कान है, मेरे नजदीक बकदरे नसाबे ज़कात 2.5% चांसेस हैं। ट्रंप इस काबिल नहीं रह गया, ना उसकी कौम, ना पार्लियामेंट, ना उसके प्रेस ने उसे इस काबिल छोड़ा है, ना दुनिया की क्यादतों ने इस काबिल छोड़ा है कि अब वो फिर इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला करे। लिहाजा ए तो गए ना ए तुहाडे ए मुस्तकबिल दे उम्मीदवारान 2 नोबेल प्राइज, अमन दे नोबेल प्राइज, इन्हां दी उत्थे भी जुत्ती होना सी। एवें ही वो कहंदे ना पिंड प्यारी दे चोरां पहला लंगोट कस ले, इन्हां दी पहला आपस में लगनी शुरू हो गई सी कि नोबेल प्राइज आसिम मुनीर लेगा या शहबाज शरीफ लेगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सलाम और पाकिस्तान जिंदाबाद।